अस्सलाम वालेकुम। कानूनदान के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद उसामा सईद और आज हमारे साथ कानूनदान हैं जनाब आफ्ताब गुल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आपका शुमार पाकिस्तान के नामी ग्रामी वकला में होता है। आइए हम इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आपका ताल्लुक़ किस फैमिली से रहा है सर? या मेरे वालिद यहाँ वकील थे, पहले फ़ौज में थे, वो रिटायर हो गए, फिर यहाँ आ गए। तो ही वाज लॉयर ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो आए थे और उसके बाद मैं यहीं लाहौर में रहा हूँ। सर लाहौर में आने के बाद आपकी जो तालीम थी वो कहाँ से, किस तरह मराइल से होते हासिल की? सीडल स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ सीने के एमएस किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज चला गया, फिर लॉ कॉलेज चला गया, एंड दैट्स इट। सर अब आप लॉ में जो है वो किस तरह आए थे कि फादर ने लॉ को चूज़ किया इस वजह से या अपना भी? उन्हें हमें फादर ने, हमने उनकी कौन सी बात मानी पहले उनकी, वो खुद ही देखा कि भाई ये उस वक़्त इसका एक बड़ा एक चार्म सा था इस पेशे का। वो इस तरह कि एक तो हर वक्त जहन में उस वक़्त तहरीकें चलती थीं और ये लॉ कॉलेज के लोग जो हैं और जज और वकील शकील जो हैं, फिर इस तरह नहीं कोई ऐसा, मैं आपसे नहीं कहूँ कि मुझे कोई बड़ी थी कि मैं बड़ा वकील बनूंगा, मैं ऐसे कोई बात नहीं थी। मैं ऐसे लोग कहते हैं जिन्ना साहब वकील थे, मुझे क्या पता जिन्ना साहब वकील थे या नहीं थे, कैसे थे। नहीं, आई थिंक आई टुक दी, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मेरे जो कॉलीग्स या कंटेम्प्रेरीज थे आपको और कुछ कहें, मैं ख्याल आई टुक द ईजी वे आउट कि यार वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से निकले, उधर दाखिल हो गए आके। एंड देन यू नो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी प्लान टू टेक अप द प्रोफेशन ऑफ लॉ। तो इस तरह ऐसे ही। सर जब आपने प्रैक्टिस का आगाज़ किया, उसके जो बिल्कुल शुरू के जो अदवार था वो आपने अपने उस्ताद किसके साथ किया? हाँ, मैं देखिए, मैं ये भी कन्फेशन है एक किस्म की। देखिए मेरे वाले तो वकील थे ही, फिर जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो जज थे, हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे वो भी। मैं सबसे दो बेहतरीन जो लाहौर में थे ना एक्सपोनेंट्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, ख्वाजा मोहम्मद तुफ़ैल सबसे अच्छे वकील थे सिविल के, उनके पास मैं गया हूँ 6 महीने काफ़ी देर के लिए। फिर मैं ग़ुलाम बारी सलीमी साहब के पास भी, जो सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर थे, उनके पास ही मैं गया हूँ, उनके पास ही ट्रेनिंग। लेकिन मैं खुद कुछ, चूँकि पता नहीं क्या था, देयर वाज समथिंग मिसिंग इन मी, आई नेवर अमाउंटेड टू एनीथिंग। तो लेकिन ये कि ट्रेनिंग मेरी बेहतरीन जगह पे हुई है, मतलब मेरे उस्ताद जो थे वो सबसे अच्छे उस्ताद थे लाहौर में थे। सर आप एक पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं? अभी ऑफ शॉर्ट्स यहाँ जी, बिल्कुल। मेरा देखे जी, ऐसे ही आपको लगता है जब वक्त गुजर जाता है ना, फिर लोग ज़्यादा बना के करते हैं। एक तो टेस्ट मैच कम होते थे बहुत ज़्यादा, 6-8 सालों में 3-6 टेस्ट मैच हुए। और फिर ये कि मेरा ख्याल है कि मैं कोई किसी चीज़ को मैंने सीरियसली, या वो कहते हैं ना मुस्तैदी से मैंने सब फॉलो नहीं किया। मैं ज़रा ऐसे ही कह ले कि नॉन सीरियस था, तो इस वास्ते वो भी, हाँ जी, वो भी एक फेज़ था। मैं खेलता रहा, मैं कॉलेज में खेला, यूनिवर्सिटी में, फिर पाकिस्तानी टीम में चले गए। उन दिनों में एक तो बात ये थी कि क्रिकेट बहुत कम हुई। ये इमरान जो है ना, ये अपना पहला टेस्ट मेरे साथ ही खेला है और मैं इसका कप्तान भी था पहला। खैर ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग, उस वक्त ही नज़र आता था कि ये बड़ा प्लेयर बनेगा। गो के इसकी अचीवमेंट उस वक्त नहीं थी शुरू हुई, लेकिन वन कुड सी कि भाई ये बड़ा प्लेयर है। तो बस ऐसे है को मेरे को ऐसी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आपने जब मुझे फ़ोन किया कि आपने मेरा इंटरव्यू करना है, मैं अपने आप से तो खुश हूँ शायद, लेकिन इन सब्सटेंशियल टर्म्स मैंने कोई ऐसी मेरी अचीवमेंट नहीं है जिसका मैं कह दूँ। बस ऐसे ही है। वो ज़ियाउल हक साहब फ़ौज थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके वक्त में झूठे केस बन गए तो मैं एग्ज़ाइल में चला गया। बट लेकिन वो, चूँकि आपसे तो मौका नहीं मिला बात करने, असल मेरा जो ग्रोथ का पीरियड है वो इंग्लिस्तान में जो मैंने एग्ज़ाइल में वक्त गुजारा है। एक तो वो एगैलिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ के कोई लोगों को गलतफहमी नहीं है अपने। यहाँ तो ज़रा सा कोई बंदा हो जाए ना, टाई टूट लगा के फिर अपने कमरे में बैठ जाता है, वहाँ ऐसे नहीं है। वन कुड वॉक इन टू एनीबडीज़ ऑफिस, एनीबडीज़ प्लेस वेर ही वॉज एट द टाइम। तो उसमें मुझे ये है कि मुझे ये तो सफ़र करना पड़ा कि मुझे अपने ख़ानदान से, फैमिली से, बच्चों से, बीवी से दूर रहा। मेरी वालदा भी यहाँ थी उस वक़्त। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो मैंने वहाँ देखा और सीखा है वो तो मैं कई साल पढ़ता रहता पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, तो मैं नहीं कर सकता था। तो मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ
कि जिनको नाम सिर्फ लोग किताबों में पढ़ते हैं और करते हैं। सर अभी आप बात कर रहे थे कि आपने भी इतना पढ़ा नहीं किया, लेकिन सर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, एग्ज़ाइल हो गई, जेलें हो गई, जिलाबंदियाँ हो गई, ये पाकिस्तान में तमगे समझे जाते हैं। नहीं, वो तमगे मैं बताता हूँ जी, वो समझ मैं आपसे मैं ही कहना मैं उसको उसको मैंने कोई उसका बैज ऑफ ऑनर नहीं बनाया, ना ही मैंने बेनज़ीर। देखिए बेनज़ीर साहिबा ने, अब मैं आपको आज बता देता हूँ, पहली दफ़ा पब्लिकली कह रहा हूँ, जितने लोग एग्ज़ाइल में हम गए थे, मुझे तो 96 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हुई थी 3 मुख्तलिफ़ केसेस में, उनको ज़मीनें वगैरह अलॉट हुई थी। मुझे भी एक लेटर आया था अलॉटमेंट का, मैंने अपने घर वालों को बताए बगैर वापस कर दिया था और मैंने कहा जी मैं नहीं लेना। और दो मैं अब सोचता हूँ यार कि चलो कुछ पैसे आए तो अच्छी बात ही थी, सबको मिले थे, कोई मुझे ख़ास नहीं मिलना था, तो मुझे तो सज़ाएँ, मेरी तो सज़ाई ज़्यादा थी बहुत सारा। मेरी 84 ईयर्स मेरी इम्प्रिजनमेंट थी और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा भाई छोटा जो ही इज़ नाउ डिसीज़्ड, वो फॉरेन सर्विस में थे उस वक्त, उनको जेल में पकड़ के ले गए थे। मेरा छोटा भाई जो बाद में जनरल रिटायर हुआ, उसको पकड़ने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नहीं पकड़ा गया था। लेकिन इसकी कुछ देखें, ये इस किस्म की बातें जो है ना, ये जिताना जी मैंने, देखिए ये बड़ा मरासिपुना है मैं समझता हूँ। मैं कहूँ मैंने आपके लिए कुर्बानी दी है, और भाई मैंने आपके लिए क्यों देनी है, मैं अपने लिए कर लूँगा कुछ। ये बड़ी फजूल बात है कि जी मैंने आपके लिए कुर्बानी दी है। वो ला के लीडरों को लोग कहते हैं जी मैं बड़ी कुर्बानी दी, और भाई कुर्बानी कौन देता है? अगर आपके आइडियाज़ हैं तो आप अपने आइडियाज़ पे खड़े रहें, तो उसमें कोई गलती ख़राबी भी हो जाती है, अच्छाई भी हो जाती है। लेकिन ये मरासिपुना है पीपल पार्टी के, हमारे अपने दोस्तों, हमने बड़ी कुर्बानी दी। मैं क्या कुर्बानी दी, जाके 10 मरले का प्लॉट लेने के लिए आप ये ऐलान कर रहे हैं कि मैंने कुर्बानी दी है। सो यू नो, ये कोई ऐसी, मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी अहम बात है। अब कई दफ़े ऐसे होता है बच्चे कि एक्सीडेंटली आप कहीं खड़े होते हैं और जो फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होती है वो आपके ऊपर आके गिर जाती है और आप कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी, अगर आपको पता हो ना कि मेरे साथ ये होना है तो शायद करे ही ना बंदा। यह भी लोग बड़क मारते हो, कुर्बानी देती हैं, वो कहीं कुर्बानी देती हैं नहीं। तब आपने जिक्र किया कि आपकी एक पहचान पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे भी है। नहीं, मैं वो उसकी भी सुन लीजिए ऐसे, इससे पहले कि आप लंबी बात, मैं वर्कर हो नहीं सकता इसलिए मैं कोई नॉन कोऑपरेटिव आदमी हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। देखें ना, पार्टी के अंदर तो अगर आप रहेंगे तो आपको कोई डिसिप्लिन भी तो मेंटेन करना, तो वो मैं आया ही नहीं कभी। मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो इन डिसिप्लिन में गुजर गई है। जो मेरा दिल में आया मैंने कर दिया, उसका कभी फ़ायदा भी हो गया, कभी नुकसान हो गया। लेकिन जनरली मोस्टली बिकॉज कि मेरी जो बीवी है उसने, और मेरे इन लॉज जो हैं उन्होंने मेरे बच्चों का और अपना भी बहुत ख्याल रखा, तो मुझे वो मेरे को जिम्मेदारी नहीं थी, मुझे इतनी ज़्यादा मुझ पर पड़ी कोई नहीं। तो इस वास्ते आई एम क्वाइट हैप्पी विद द वे थिंग्स वर्कड आउट। मुझे कोई, मैं ऐसे आपसे गिला करूँ जनाब मैं होता ना अगर, तो फिर मैंने तीर चलाने थे या मैंने बादाम तोड़ने थे, वो मैंने कोई नहीं तोड़ने थे। वो इतना ही था, मैं वो इतना ही हो गया बच्चा ने। अरे सर, इसी को मिसल देते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, अब आपके लिए वो क्या? अच्छा देखिए, मैं अब आपने ये बात की है, मुझे मेरी बीवी ने एक दिन कह दिया, चलें पहले मैं एक बात बताऊँ, पहले मैंने बताया कि मेरे को कहा गया कि आप किताब लिखें। आप यकीन जाने, वो मैंने अभी दिखाई है आपको, वहाँ मैंने इसके पढ़े हुए हैं। किताब तो मैंने अपनी लिखनी शुरू की थी, तो वो किताब जौन सी है वो रुक गई है। अप्रैल का एक दिन है, सॉरी नवंबर 1966 से लेकर और अप्रैल 2000, ये जो जब भुट्टो साहब को फांसी उन्होंने दे दी, क्या साल था यार वो, 59, ठीक है जी। तो हाँ, मैं भुट्टो साहब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, चूँकि मैंने उनके मुतालिक, जब मैं एग्ज़ाइल में भी था तो मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला जिनका लोग नाम जब दुनिया में लेते हैं। वैसे हेलमट श्मिट ने मुझे जो कुछ उनके मुतालिक कहा, मुझे कोई ले गया उनको मिलाने के लिए, वो बड़ा चांसलर था जर्मनी के, बहुत बड़ा नाम था उनका। तो मुझे डोनाल्ड मिलर थे, एक BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट, जो भुट्टो साहब के पास आया करते थे जब मैं जाता था वहाँ पे, तो मुझे कहने लगा तुम हेलमट श्मिट को तो तुम बड़ा एडमायर करते थे। मैं कहा मैं अब भी करता हूँ। कहना उससे मिलना है, वो मुझे ले गए। आप यकीन जाने, मैंने ये, मेरे पास तो ये शलवार कमीज़ थी लंदन में, तो वो मेरे साथ 15 मिनट के लिए बैठा। कितनी उसने भुट्टो साहब की तारीफ़ की है, कितनी तारीफ़ की है मैं आपको। उसने कहा कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि वो भुट्टो साहब जो थे वो मैटरनिक की तरह थे। उन्होंने कहा नहीं, वो मैटरनिक की तरह नहीं थे, वो तो जनाब जो फ्रांस का था अपना टैलीरांड,
जो फॉरेन सेक्रेटरी था, जिसने कांग्रेस ऑफ वियना को डिले करके फ्रेंच इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, तो उसने मुझे कहा कि शिमला में भुट्टो साहब ने ये किया। यहाँ वो भुट्टो कहते मुसलमान ही नहीं है, कभी कहते कलमा नहीं उन्होंने आंदा सी, कभी कुछ है। तो यहाँ किससे क्या बात। फिर एक और बात है, इस मुल्क के अंदर मैं आपसे एक बात करनी चाहता हूँ, एक अपर मिडिल क्लास इमर्ज कर गई है। असल में स्टेटस को की गार्डियन वो है। ये जो डिफेंस में रहते हैं, जहाँ मेरी बीवी भी चूँकि रहती है तो मैं उसके घर में रहता हूँ, ये वो लोग हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं, गुलबर्ग में रहते हैं, ये स्टेटस को के सब डिफेंडर्स और प्रोटेक्टर्स हैं। क्योंकि इतने अच्छा वक्त इस क्लास के ऊपर कभी नहीं आया आज तक इस मुल्क में जो वक्त है। इसलिए वो उन वैल्यूज़ को एस्पाउज करते हैं जिनसे टक्कर लेकर मैं पीपल्स पार्टी जैसी जमातें भुट्टो साहब को निकाल दें बीच में से कि वो अमीर आदमी थे। अमीर आदमी तो उनके बाप थे ना, जिनसे उनको दौलत मिल गई थोड़ी बहुत। ये तो भुट्टो साहब की गलती तो नहीं कि वो अमीर थे ना जी। तो ये वो लोग हैं। पाकिस्तान की असल जो बेन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस जो है वो ना तो फ़ौज है इस वक्त, मैं समझता हूँ। फ़ौज है क्या, जिस दिन लोग बाहर आ जाएंगे फ़ौज ठीक हो जाएगी। ना तो फ़ौज है ना कोई। ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है जो मुनाफिक है और जिसने बहुत ज़्यादा माल कमाया है इन तमाम इस वक्त के अंदर। और इस वास्ते वो सबसे बड़े डिफेंडर्स हैं और इस वास्ते वो कोई काम ऐसा नहीं होने देना चाहते जिससे तब्दीली आ जाए। उनकी इज़्ज़त बड़ी है, उनके नाम भी बड़े हैं, उनकी कोठियाँ बड़ी हैं ना भाई, उनके गाड़ियाँ बड़ी हैं, उनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसलिए मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, मुझे आपकी ज़िंदगी में, आप तो बच्चे हैं बिल्कुल, मुझे आपकी पूरी ज़िंदगी में 3 स्कोर एंड 10 नॉर्मली 70 साल कहते होती है, मुझे उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ये इतने वेल इंट्रेंच्ड हो गए हैं। कोई पाकिस्तान में रिफॉर्म नहीं होगा। आपको लगता है रिफॉर्म होगा? अब आप देख लें, ये सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट, या हाई कोर्ट के जज, ये मिल ओनर्स, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके हाथ में है पाकिस्तान, भले कोई भी आ जाए। अब इमरान खान से लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान खुद उस तबके की पैदावार है, उसका वैल्यू सिस्टम जो है वो उनसे ज़्यादा, वो दयानतदार है, हार्ड वर्किंग है, बड़ा, जिसमें कोई मुझे नहीं है। लेकिन एक इंसान का एक वैल्यू सिस्टम होता है जिसके मुताबिक वो सारा काम करता है। तो मुझे तो कोई बिल्कुल पता नहीं। आपने सवाल क्या पूछा था? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बोलता कि भुट्टो साहब आपके लिए क्या? मेरे लिए मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड की जो लीडरशिप थी, जिसके अंदर नक्रूमा भी है, लमुम्बा भी है, कास्ट्रो भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बड़े बेनबेला है, सो लोग हैं। भुट्टो ऐसा आदमी जो है वो नहीं आएगा। वो किस किस्म का था? अगर आप शिमला को देखें, तो टाइम नहीं है ना मेरे को बताने के लिए कि जो भुट्टो साहब ने शिमला में किया इंदिरा गांधी के साथ, वो हम तो यार यहाँ पे हमारा तो यह जी कलमा नहीं पड़ता। देखे ना, हमारे यहाँ अच्छा या बड़ा या बुरा होने के लिए कलमा नहीं पड़ता। फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपको हैरानगी होगी। 51 साल की उम्र में भुट्टो साहब को फांसी लग गई थी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 51 साल में बाकायदा क्रिकेट खेलता था और मेरा बल्ला भी सीधा था, मैं भाग भी लेता था। तो आप ज़रा सोचें, एट द एज ऑफ 51 वो क्या क्या कर करा के वो चला भी गया। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर वो जो दाढ़ियों वाले और वो जो ऐनकें लगा कर दानश्वर आपके हैं, अगर वो उनको अच्छा नहीं समझते तो मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं है। मेरा क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई उनका अपना उठाया हुआ मैंने उसके ऊपर, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने चूँकि एट क्लोज क्वार्टर्स दुनिया की लीडरशिप को, नॉट टू से दैट आई वाज देयर फ्रेंड और एनीथिंग, लेकिन इंग्लैंड एक और तरह का सोसाइटी है। ओह खुदाए कसम, कोई मुकाबला ही नहीं था। ओह माय गॉड, ऐसे लगता था दे स्कूल चिल्ड्रन उसके सामने। बिल्कुल किसके, देखें आप मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ लें, आप उनके इंटरव्यू देखें। मैं अब अभी ऑन रिकॉर्ड जाना चाह रहा हूँ इस वास्ते। ओरियाना फलाची ने अपने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। ओरियाना फलाची जो इटालियन है, वो जो उसने किसिंजर का भी किया सब। ओरियाना फलाची भुट्टो साहब के साथ उसकी किसी बात पर नाराज़गी भी हो गई थी, लेकिन जब किसिंजर का वो इंटरव्यू ले रही है, 240 रुपये की वो किताब मिलती है बाज़ार में, यहीं से ख़रीद लीजिए, अभी जाना हो तो मुझसे ले लेना 250 रुपये आके। आप उसमें किसिंजर का और ओरियाना फलाची का इंटरव्यू देखें। ओरियाना फलाची लिखती है कि उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें किन किन लीडर्स ने, जिनका आपने इंटरव्यू दुनिया में बड़े बड़ों का किया है, हु हैज़ इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट। आगे वो लिखती है, अब बावजूद कि ओरियाना फलाची नाराज़ थी भुट्टो साहब से, उसने कहा ही अग्रीड विथ मी प्राइमरीली ऑन भुट्टो, फुल स्टॉप, वेरी शार्प, वेरी ब्रिलियंट। देखिए ना, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने माँ से घर के कह रहा हूँ। वो बाकी यहाँ मौलवी और वो जिनके कद चौधरी और ये खलीकुज़्ज़मान और ये फलाने वो जो बर्जी नाम रख लें, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो उस आदमी के मतलब लोगों से बात करके, हेलमेट श्मिट ने जो उसकी तारीफ मैंने बताया आपको, उसने कहा जिस किस्म का रोल उसने किया है वहाँ पर
शिमला में, वो सिर्फ टैलीलैंड ने किया वियना में। अब मैं यहाँ किसी को बताऊँ जाके टैलीलैंड कौन सी और वियना में क्या हुआ था, तो मैं पागल हूँ। देखें, मैं बताऊँ, सबसे मुश्किल काम अपने आप को कन्विंस करना होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भुट्टो साहब का बेनिफिशियरी नहीं हूँ, ना मेरे पास प्लॉट है, ना मुझे, मेरी उम्र नहीं थी, अगली दफ़ा उन्होंने टिकट मुझे दिया भी नहीं, ना मैंने कोई पैसा लिया, ना मैं लेनदार हूँ, ना उनकी बेटी से कोई अच्छे तल्लुकात रहे। हालांकि मेरी इंग्लैंड में बड़ी, जब वो नहीं थी, जब मैं उनके घर जाया करता था उस वक्त मुझे ठीक ठाक थी। बाकी भाई इक़्तिदार के बाद कुछ और हो जाता है। मैं आपको बता दूँ, भुट्टो, पंजाबी में कहते हैं, हो जा माँ जमेगी नहीं, याद रखना है समझ लीजिए। वो ही वॉज एब्सोल्युटली, वो अजीबो गरीब आदमी था। आप ऐसे करें, वो इंटरव्यू पढ़ लीजिए, जो फलाची का इंटरव्यू है, आप वो पढ़ लीजिए। ठीक है, भुट्टो साहब जो हैं, उनको पावर पॉलिटिक्स से बड़ी मोहब्बत थी और वो कोई भी काम उनका, और याना फलाची नाराज़ थी। मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं किसी की अखलाकियत को तो जज नहीं कर रहा, मेरा कोई रिश्तेदार था वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि भुट्टो जैसा माइंड, एंड माइंड यू फिर देखिए 51 ही डाइज, यू नो, एंड ही गोज़ अवे। और अगर हम तरीक उठा के देखें जो भुट्टो साहब के काम है, वो बहुत बड़े बस ठीक है जी, कोई नहीं मानता, हम बहस ही नहीं करते, मैं तो नहीं कहीं बहस करता। मेरी बीवी ने मुझे एक दिन ये मना किया था। मुझे कहा आफ्ताब, तुम जैसे ही भुट्टो साहब का नाम आता तुम गुस्से में आते हो। मैं कहा मीना तो ठीक है नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, यू नो, आई एम व्हाट शैल आई से। मैं तो बिल्कुल, मैं उसको जूझू मैं उसको पढ़ता हूँ, जूझू मैं देखता हूँ, जूझू मैं उनकी तकरीरें देखता हूँ, उनका किया हुआ सोचता हूँ। हालांकि ना उन्होंने आना है, ना उनकी औलाद ने किसी ने आना है, ना कोई। एक वो बच्ची रह गई है छोटी, वो लिखारी अच्छी है, जो मुर्तज़ा की बेटी है, फातिमा। बाकी तो है कुछ नहीं। अब बाकी जरदारी साहब रह गए, उन्होंने बेचारे ने क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, देखें, भुट्टो वॉज एन एक्सेप्शन। यू से सर, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम उतार चढ़ाव रहे हैं, उतार चढ़ाव वाले सिस्टम में रहा है, आपकी राय क्या है उसके बारे में? बेटे क्या है तार, इस तरह ही होना था। देखें बात, आप मुस्लिम लीग को ऐसे करें, देखें आप तो जो कि रिसर्च वगैरह करते हैं, आप कल जाइए, अभी जाना, आप ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की एक निकलवा लेना फ़ोटो 1947 की, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी निकाल लेना। आप यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उनके कपड़े देखना, उनके मुंह देखना, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, कोई सरदार और नवाब से नीचे ही नहीं है, टाइयाँ लगाई हुई हैं, बैठे हैं वहाँ पे। आप मुझे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में देखें, आपको सवाए पजामे वाले नज़र ही कोई नहीं आएंगे। देखें, ये ऐसे खाम है, हम जी मुसलमान हैं, ये मेरे में मुसलमान का चपेड़े मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये बड़ी एडवांटेज है आपको कि कंप्यूटर में सब कुछ आ गया हुआ है, आप जाके उसका देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ऐसे खाम है, कोई मुकाबला ही नहीं भाई। मुस्लिम लीग बना दी, नेशनल बुर्जुआजी तो थी, ये ज़मींदार बड़े बड़े मिल गए, क्या मेरा मतलब है, टिवाना आ गया, नून आ गया, फलाना आ गया, उसमें अवाम का आदमी कौन है? चौधरी रहमत अली को निकाल दें, चौधरी रहमत अली साहब को आप निकाल दीजिए, और एक मलिक बरकत अली, बल्कि मलिक बरकत अली ज़्यादा है, रहमत अली साहब तो पहले थे, आप एक मलिक बरकत अली निकाल दें, बाकी बंदा सारे नवाबजादे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मसीहुर रहमान मेरे वाकिफ़ थे, जब मैं वहाँ जाता था ढाका मैच वैच खेलने, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग में जा रहे थे, तो हम रिक्शों पे थे और साइकिलों पे थे, और हमारे पास से गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गुजर रही थी। तो कहता है कि मैंने कहा अपने दोस्तों से, ये देखें, ये हमारे साथ असेंबली में बैठने जा रहे हैं, वो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे। मैंने कहा ये मुल्क नहीं चलेगा। तो ठीक है, बाकी अब आप कह दें जी वो लियाकत अली खान साहब बहुत आलिम थे, तो मैं की करा भी थे, तो हाँ जी, और वो उन्होंने इस तरह किया, फिर जमहूरियत की खातर किया। आप अपनी लीडरशिप देख लीजिए, कौन कौन से लोग आए, किस किस्म के लोग आए। हमने निज़ाम को तब्दील ही नहीं किया। यहाँ नवाबजादों की हुकूमत थी, तो वो उन्होंने फिर यही करना था। फिर वो जर्नैलों से मिलते गए, बतदरीज वो जर्नैलों के साथ मिलते गए, ये रवायत बन गई। तो ठीक है, क्या करें, उसका जो बोया है वो काट रहे हैं। जो 71 का हुआ, उसमें भी भुट्टो, यहाँ पे लोग भुट्टो साहब बहुत उन्हें कहते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, ये बड़ी कंट्रोवर्सी है, और चूँकि भुट्टो साहब आप जा चुके हैं, मैं देखिए उनको दिल को तो नहीं मैं क्या जानता क्या है, लेकिन आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। ज़फ़र साहब ज़िंदा हैं, ज़फ़र साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए, उनका बड़ापन ये है असम ज़फ़र का कि ज़फ़र साहब वहाँ पर थे, पाकिस्तान के मंदूब। भुट्टो साहब से नाराज़गी हो चुकी भी थी अयूब खान की, उन्होंने ज़फ़र साहब को भेजा। ज़फ़र साहब का बड़ापन देखें कि जब सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन आया और जब केम टू द क्रंच, तो उन्होंने वहाँ अपनी हुकूमत से कहा कि नहीं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भेजें। वो भुट्टो साहब, अच्छा, अब ये कहते हैं जी उन्होंने कागज़ फाड़ दिया या सिक्योरिटी काउंसिल के। देखिए,
अगर आप कंक्लूजन से फैक्ट्स पर मूव करेंगे तो शायद कोई केस भुट्टो साहब के मुतालिक बना लें। उस वक्त तक पाकिस्तान की हार हो चुकी थी और हम ये मानने पर तैयार नहीं हैं कि ये एक जियोग्राफिकल इम्पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पर एक आधा हिस्सा वहाँ पे होएगा सराउंडेड बाय एनिमी टेरिटरी और आप यहाँ बैठेंगे। ये कौन सी दुनिया में रहते थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था? आपने कभी सुना है कि ऐसा मुल्क भी कभी हो कि वो वहाँ पर, अब मुझे किसी कहना है जी हवाई का एक स्टेट है। मैं इंग्लिस्तान में जब मैं था कोई बहस हो गई किसी से, कहना हवाई, मैं क्या हवाई जौन सा है, नहीं जी नहीं, हवाई जौन सा है वो कोई इज़ इट सराउंडेड बाय एनिमी टेरिटरी? ऐसा तो नहीं है, वो वहाँ पे कंट्री को आगे जाके हवाई आ गया। ये फजूल बात है। उनके खिलाफ ये कहते हैं जनाब कि उन्होंने फाड़ दिया और ये कहा। फिर मैं अभी इससे पहले कि आप आगे वाले जाएं, एक दिन उनकी एक तकरीर में छपी, इधर हम उधर तुम। बिल्कुल ये सेकंड आर्ग्यूमेंट मैं बताता हूँ। यहाँ एक अखबार था आज़ाद। ये भुट्टो साहब ने यहाँ पे लाहौर में मस्जिद दरवाज़े में खड़े होकर कहा मुजीबुर रहमान को एड्रेस करके। अब देखिए ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी इंटरप्रिटेशन जो है वो मानते हैं, वो उनकी मानते हैं या आप मेरी मान लेते हैं। मैं तो सिर्फ पेश कर रहा हूँ आपके लिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद यू एनीथिंग। तो उन्होंने कहा उसको मुजीबुर रहमान इकट्ठे मिलकर नेशनल असेंबली के सेशन कॉल करने से पहले हम मिल लें। आप यूँ करें, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आपकी लाइब्रेरी में होगा 1969 के जो उसके अंदर है, उसमें ये लिखा था कि अगर सेशन हो और 3 महीने तक आइन ना बन सके तो ये असेंबली जो से डिज़ोल्व कर दी जाएगी। भुट्टो साहब उनको इस बात का पता था कि ये अगर अड़ गया वहाँ पे मुजीबुर रहमान तो ये जो इलेक्शन हुआ है 1970 का, ये तो अनालो ख़त्म हो जाएगा। ये बात कोई नहीं करेगा। यहाँ ये नवाब वक्त और ये मौलवी जिस किस्म की ये बातें करते हैं, जिनको मैं क्या कहूँ, इस्लाम पसंद है जो हैं यहाँ के, उन्होंने ये बना लिया कि भुट्टो ने वहाँ पे ये कह दिया कि इधर हम उधर तुम का मतलब है कि तुम उधर संभाल लो, इधर मैं संभाल लेता हूँ। को खौफ करो खुदा का। वो ये कह, देखें भुट्टो, ये मैं आप मानता हूँ इस बात को कि भुट्टो साहब को खुशी नहीं थी कि मुजीबुर रहमान की मेजॉरिटी वो इतनी ओवरवेलमिंग है और यहाँ मेरे पास बेयर मेजॉरिटी है। वो भी थी कि नहीं, मुझे नंबर नहीं याद कि बाद में लोग और आगे थे कि नहीं। ये मैं मानता हूँ। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज भुट्टो एक बड़ा एक अजीब प्राउड किस्म का आदमी था। भुट्टो समझता ये मुजीबुर रहमान क्या चपड़ा सी है मेरा, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एबिलिटी वाइज, इल्म के हिसाब से, दूरअंदेशी के हिसाब से, मैं देर इज़ नो, अल्लाह की कसम मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो आपने मेरा डिटेल इंटरव्यू कर दिया खाम खा के अंदर। जिस दिन नहीं मैं वैसे कहेंगे भुट्टो साहब आप आपने शुरू कर दिया, अब सुन के जाएंगे आप। देखिए पाकिस्तान ने इंजीनियर किया था ब्रेक थ्रू बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। निक्सन वहाँ प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे चू एन लाई थे। वहाँ मैं खाने पे मौजूद था, मैं इंग्लैंड से वापस आ चुका था, तो भागा भागा एक आदमी आया। उसने आके कहा कि जनाब किसिंजर चाइना जा रहा है और वो विज़िट जो है वो हो गई है, बातचीत हो गई जनीवा में जहाँ भी होनी थी। किसिंजर वाज गोइंग टू चाइना। तो रफ़ी रज़ा, अब मैं इस वास्ते ये बात दोहराता नहीं हूँ कि उनका पता नहीं वो कहाँ हैं, वो शायद ईरान चले गए थे, मुझे नहीं पता। बहुत करीब थे भुट्टो साहब के। और मेराज अहमद ख़ान बड़ा आदमी था, ठीक है। ये दोनों वहाँ खड़े थे। तो उस आदमी ने आगे कहा, जिसको मैं नहीं जानता ना मुझे याद है वो कौन था, उसने कहा कि उसने याह्या खान ने कहा है कि दिस इज़ द इवेंट ऑफ द सेंचुरी। तो वो दोनों मुस्कुराए, बड़े एक हैं कि किस तरह। तो भुट्टो साहब ने कहा, इस तरह देख कर उनके हाथ में पानी पी रहे थे, क्या पी रहे थे पता नहीं मुझे, उन्होंने कहा यस दिस इज़ द इवेंट ऑफ द सेंचुरी। मैं आपको उसके उनके लफ्ज़ बता रहा हूँ। कहते हैं एवरीथिंग बिसाइड्स इट विल पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बड़ा मेजर एक बात है। द ट्रीटी ऑफ वर्साई, उन्होंने कहा ये सब चीज़ें जौन सी हैं ये पेल कर जाएंगी। द फाउंडिंग यूनाइटेड नेशन, हाँ उन्होंने, मैं अपनी कम इल्मी की बात बताऊँ, और उन्होंने कहा द रिबेनट्रॉप मोलोटॉफ पैक्ट। तो मुझे तो पता नहीं था कि रिबेनट्रॉप मोलोटॉफ पैक्ट क्या है, इस नाम से नहीं पता था। तो मैं वहाँ पर मैं अपने किसी वाक़िफ़, ये मियाँ मोहम्मद बनशाह की बहन के घर ठहरा हुआ था। मैंने उन्हें कहा मुझे लाइब्रेरी में भिजवाएँ सवेरे सवेरे। कहते क्या हो जाएगा सुबह जाओगे? मैं कहा मैंने कुछ देखना है। वहाँ जाके जब पढ़ा तो रिबेनट्रॉप मोलोटॉफ पैक्ट जो है वो जो रसो जर्मन पैक्ट था ना रिबेनट्रॉप का और मोलोटॉफ का वो था। सब वही बात सुने। अब वो चले गए हैं भुट्टो साहब, हिसाब लगाएँ। मैं 51 साल में क्रिकेट पूरी खेलता था, तो वो 51 साल में फांसी भी लग के चला गया। तो आपकी मेहरबानी है मुसलमानों की जो आपने ये काम किया, क्योंकि
हमने तो ला ला करके सारों को अपना करना है ना, तो वो ठीक किया, भुट्टो को फैंटी दे दिया आपने, बोले तो क्या कर सकते। मैं समझता हूँ हालात दिन ब दिन ख़राब ही हुए हैं, कुछ ठीक नहीं हुए। मैं नहीं कह रहा कि उस वक्त आइडियल थे, ये मेरे मुंह से नहीं आप सुनेंगे कि 1971 में जब भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया तो उसके बाद जितने साल उन्होंने हुकूमत की तो बेहतरीन, कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं यहाँ पर बहनी शुरू हुई। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आइन के साथ फिर ज़ाहिर है जिसको जो हुआ, जिसको ज़रूरत पड़ी, फिर ज़ियाउल हक को हमने टॉलरेट कर लिया, उसने किस किस किस्म की अमेंडमेंट्स कर दी। देखिए ना, हमें रोल बैक नहीं करना आता, एक तो हमारी ये मुसीबत है, क्योंकि रोल बैक इस वास्ते नहीं करते, जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो भी स्टेटस को ओरिएंटेड होते हैं, उन्होंने भी लुट मार करनी होती है, फैंटी लगानी होती है लोगों को। अजय अभी इमरान का तो टाइम आया, देखते हैं ये कि रोल बैक करता है। देखिए रोल बैक अगर नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा बड़ी जल्दी जिसमें आप लोग कहेंगे कि नया आइन बनाया जाए। इस आइन को देखिए, अमेरिका में देखें कितने 100 साल से है, कितनी अमेंडमेंट्स गुजर हुई हैं, वो हमने तो कर करके इसकी बिल्कुल हमने बेख उड़ा के रख दी है। तो और मेरी बात सुने, आइन क्या होता है, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, देखना यह है कि जो हुक्मरान हों, जो उसको चला रहे हों, उनकी नीयत कैसी है। आप आइन अच्छे से अच्छा बना के दे दें, तो अगर वो मेरी नीयत ही ठीक नहीं है तो मैं क्या, आप क्या कर सकते हैं। सर अभी आपने बात की आइन के बारे में, कागज़ का टुकड़ा, हाँ, हमारे मुल्क में एक हिस्ट्री रही है कि लोग जो अदारे हैं वो एक स्टेप आगे जाके आइन से अपने इख्तियारात को जो है एक स्टेप आगे ले जाते हैं आइन की हदूद से। मिलिट्री भी रहा, अब आजकल जो है जुडिशल मार्शल लॉ की बातें एक बगल में बहुत सुनने को मिली। नहीं तो इस मुल्क में, मैं आपको मार्शल लॉ क्यों, मैं कहता हूँ इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है जुडिशल डेस्पोटिज्म, जो इनकी मर्जी आई है इन्होंने कर दी है। कमाल आप करते हैं, और स्टेटस को बरकरार रखने में जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ है इस मुल्क में। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मरासी हैं। देखिए मैं बताऊँ, मैंने किसी ने पूछा थी कि आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़ात कौन सी, मैं कहा मरासी है। कहते हो किस तरह, मैं कहा जो आता है टीसी करनी शुरू कर दिया, जनाब आ गया, वो भाई कमाल हो गई। ये जो अब आए हैं ना, ये अल्लाह मियाँ ने ख़ास तौर पर भेजे, ये जिब्राइल इनके साथ आया था और उनको छोड़ के गया। हम बहुत बड़े मरासी हैं, हमारी आदत है, पता है। इसको आपको जाना पड़ेगा कॉलोनाइजेशन की तारीख़ में, जो कॉलोनाइजेशन की तारीख़ है उसको पढ़नी पड़ेगी कि ये पंजाब का जो प्लेन्स का इलाका है, यहाँ के लोग हैं ही मरासी। ये कुरान की कसम, आप जंगें देख लें, जो कोई कॉन्करर आया ना अगर वहाँ से, तो उन्हें तो छाती मारी कि देखा ज़मीन बड़ी अच्छी है, खाने पीने को अच्छा है, वो आ गया। इन्होंने यहाँ किसी ने कोई नहीं कहा जनाब लाहौर से जाओ, यहाँ लाहौर में आए, यहाँ खाना शाना खाएं, रोटी शोटी और जो कारोबार करना है वो करें, लड़ाई उधर पानीपत हो रही हो तो चले जाते। ये मेरा मतलब है। फिर खाम खा इधर वो मोहम्मद बिन कासिम साहब आए थे, तारिक बिन ज़ियाद आया था, या आया या नहीं था, उनके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी तारीख में बताएं हमने क्या किया। हम तो इस किस्म के लोग हैं, हर वक्त ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई साइड होता है कि हुक्मरानी करे। वो कई दफ़ा हमारे अंदर से निकल आते हैं। हमारी फ़ौज से जो मोहब्बत है, हमने कभी कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं की मार्शल लॉ को अपोज करने की। भले अयूब खान का है, भले याया खान का है, भले ज़ियाउल हक का है, भले मुशर्रफ का है। मुझे बताइए कब लोग सड़कों पे निकल आए? कभी नहीं आए। इसलिए कि हम फ़ौज को समझते हो ये जो फ़ौज है ना, ये जो दुनिया में फैलाएगी ना, फिर इस्लाम का झंडा गाड़ेगी जाके। पर ठीक है, फिर मौज करें, मैं क्या कर सकता हूँ उसका। मैं आपको सिर्फ फ़ौज की एक बात बताना, मेरा भाई खुद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ, उसको बुरा लगेगा ये सुनेगा तो। मैं आपको एक बात बताऊँ, शेख असगर साहब मेरे दोस्त थे, रोहेल असगर के वाले। तो एक दिन वो बहुत चिड़े हुए थे फ़ौज से, तो कहने लगे मुझे, कहना यार जरे फ़ौजी ने ना रोज़ फड़ के लाए ने, वो मार्शल लगा था याया खान का। कहना कुछ साल की गल है, तो ये साइकिल पर आते थे और एक क्लिप लगाते थे इसके ऊपर, अपनी पेंट के ऊपर, ताकि वो उसमें ना कर जाए। और आप फ़ौज का हाल है कि 3-3 इनकी गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ इनकी देखें। डिफेंस को आप, मैं डिफेंस जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी बीवी के वहाँ घर है जहाँ जिसमें मैं रहता हूँ, आप उसको देखें आके कि जनाब सारी ज़मीन जौन सी है वो जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वो लिए जाती है, उसको कमर्शियल रेट्स के ऊपर बेचते रहते हैं। ये तो है, चूँकि यहाँ पर लोगों के पास, एक ख़ास तबके के पास हरामज़दगी का, बुरा थोड़ा लफ्ज़ है, एक्सप्लीटिव डिलीट कर देना, बेशक करप्शन का, फ़ौज से मिल के, हुकूमत और इक़्तिदार से मिल के इतने पैसे कमा लिए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। फिर वो इस इकॉनमी को सस्टेन करते हैं। तो मैं तो अपने कई लोगों को, जो मेरे, जिनको मैं देख के बड़ा हुआ था, मैं उनकी बातें सुन के हैरान होता हूँ। वो भी कहते हैं जब जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, बहुत जमहूरियत चल रही है। मैं कहा जी ठीक है, अभी चल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर सियासत में मरूसियत जो है, कंसर जो है,
वो गालिब है। गालिब, बिल्कुल। उसकी भी वजह यही समझते हैं कि नहीं, इसलिए कि हम पॉलिटिकली हम अनसाउंड लोग हैं। हमारी पॉलिटिक्स जौन सी है उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी या साउंडनेस नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भुट्टो साहब आ गए, मैं बेनज़ीर साहब के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, फिर उनके वो बेटी आ गई, फिर उनका वो क्या नाम, उनका आगे से बेटा आ गया, फिर उनका खाविंद आ गया। नवाज शरीफ साहब को ले लीजिए, चूँकि उनका बेटे यहाँ पे कोई कारोबार वगैरह करते हैं, बाहर हैं, यहाँ है नहीं, तो शहबाज शरीफ का बेटा आ गया। वली खान साहब को देख लिए, असफंदियार वली साहब आ गए। मौलाना जो मुफ्ती साहब थे, इनके बड़े वालिद फजल रहमान साहब के पहले वो थे, फिर ये आ गए। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ भुट्टो साहब के जो पार्टी उसमें है या नवाज शरीफ की पार्टी में, नहीं, ऐसे नहीं है बिल्कुल। ये सारे एक जैसे ही हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने मैंने आपको गिना दिए हैं कि मौलवी फजल रहमान साहब भी वही हैं, वो वहाँ पर वली खान साहब का बेटा भी आ, फिर उनकी बेटी जो सी है वो उनकी बेगम सी, पहले वो हो गई। ऐसे ही मेरा मतलब है, एक्चुअली पता क्या बात है, आप बच्चे हैं आप, लेकिन मैं आपको बच्चा तो नहीं समझ, खैर चलें, आप हम सब लोग जो से अपने आप को धोखा देने में बिलीव करते हैं। हम धोखे दें, हमने धोखा, वो सबसे बड़ी फ़ौज पाकिस्तान की, वो क्या फ़ौज है पाकिस्तान की है, 65 की जंग में हमने इतनी ज़मीन खो दी, आधा हमने पाकिस्तान खो दिया। दुनिया की तारीख में 93,000 बंदे ने कभी हथियार फेंके हैं, मुझे बता दें आप। वो 300 थे स्पार्टकस के आदमी, तो 5 लाख की फ़ौज थी ईरानियों की, वो अभी आप कभी देखते होंगे। तो उन्होंने कहा जी वो 5 लाख ने, तो उन्होंने कहा 5 लाख ने 300 को मारेंगे तो जाएंगे ना, तो सारे मार गए। ये 94,000 बंदे ने। अब वो कई बार मुझे फौजी मिलते हैं ना जो टीवी में इंटरव्यू में, कहते देखें जी उसमें 12,000 सिविलियन थे। मैं कहा मैं 12,000 काट देना, तो 82,000 हो गए, तो 82,000 ने हथियार फेंक दिए। तो कोई शर्म आनी चाहिए यार। तो हमें पकड़ के अंदर कर देंगे, अभी लसवेरे आएगा जी वो आ गए जी फौजी, उनको ठोक के अंदर कर, तो कर दो यार अंदर आगे कहीं। और आपने, मैं बताऊँ आपको बात, इन्होंने सारी लिमिट्स फ़ौज ने क्रॉस कर दी। मैं कभी इनके खिलाफ बात ही नहीं करता, इसलिए इन्होंने अगर भुट्टो को फांसी लगा दी है ना, ये कोई काम भी कर सकता। और भुट्टो साहब की फांसी का भी देख लीजिए कि 4 तारीख को एग्जैक्टली 10 दिन मर्सी पिटिशन के ख़त्म हुए थे, 1 मिनट की उन्होंने उनको नहीं दी, 1 मिनट की, जाने दें। लेकिन हमारी आदत है, हम मरासी से हैं, उर्दू ज़बान हमें आती, उर्दू भी मरासियों की ज़बान है, वहाँ अलीगढ़ में कहीं पैदा हो, इस किस्म की हमारा कल्चर ही सारा मरासियों का है। लेकिन जो आ गया हुक्मरान में ठीक है, एवं आपको बुरी लगेंगी बातें, काट देना यार सारी बेशक, मुझे नहीं आपको लगेगा, नहीं मेरा मतलब है लोग ऐसी बातें सुनने पे तैयार नहीं। देखें बात नहीं करेंगे इस बारे में, तो लोगों को नहीं, लोगों को भी नहीं पता लगना। लोगों की मेरी बात एक सुन ले, मैं चूँकि मैं बाय ट्रेनिंग तो नहीं हूँ, मैं बाय इंक्लिनेशन और एजुकेशन में मार्क्सिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे के घर में पेट भर के रोटी नहीं है, वो बिल्कुल किसी आज़ादी के साथ कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करें। ये भूल जाएं, ये जो मर्ज़ी ये कह लें जमहूरियत आ रही है और ये जमहूरियत के अंदर ये हो जाएगा और अच्छी जमहूरियत आ रही है, तुम्हारे बेटे तुम्हारे ही बच्चे नहीं, तुम्हारे बेटे तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे तबके के लोग सारे आने हैं। कमाल हो गई यार, जमहूरियत ही आ रही भाई। तो इस बात छोड़ें इस बात को, आप भी अपना ख्वाब शाब देखें। हाँ सर, इस तरह ही वकालत में जो है, वो जो अच्छी वकालत का एक अहम जुज़ अब समझा जाता है, वो मरूसी वकालत। बिल्कुल ठीक है जी। उसमें देखें, अगर एक ट्रेंड और एक आपके कल्चर में और आपके जो माशरे में आ जाए, तो ये किस तरह हो सकता है कि उसके अंदर ना आए? वकालत में क्यों ना आते? जजों के बेटे, जजों के दामाद और बड़े वकीलों के बेटे, नॉट टू से कि वो सारे को नालायक हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ये वो फिर फील्ड नैरो हो जाती है, फील्ड फिर नैरो हो जाती है, उसमें ओपननेस नहीं रहती, ये बात है। आज सर हम ये देखते हैं कि अगर आप क्या समझते हैं, जो वकला हैं उन्होंने क्या दिया है माशरे को? उन्होंने एक इफ्तिखार चौधरी दिया, वो काना जो था, वो जो बेवकूफ़ सा था वहाँ पे, एक तो वो उन्होंने दिया जी बहुत बड़ा। फिर उन्होंने एक वायलेंस दी है कि जजों को, मैं आपको बताऊं, आप हाई कोर्ट जाते हैं, आपको नहीं पता, आप शरीफ लोग हैं पैंट पुट पहन के, आप जाके हालत नीचे देखें किस ज़बान में सेशन जजेस और सिविल जजेस से गुफ्तगू की जाती है। 6 बंदे जाते हैं, ना हदे स्टे ऑर्डर फिर हो, ना वो करे ज़मानत, फिर मैं उन्हें देखा। और ये जज जौन से हैं, ये भी अपना अच्छा यार आराम करें ना, ये भी कहते हैं कि वो डंग टपाओ, समझते हैं आप, ये डंग टपाओ हैं सारे। ये कहते हैं आज दिन लंघ जाए किसी का, हमें कोई ना कुछ कहे। इसके जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब। देखें ये कहना, वकील भी मेरे भाई हैं ना, मेरे जैसे ही है ना, आप जैसे ही हैं, हम सारे ऐसे ही हैं। हमें नाम देखें, बुरा ना मनाना, ये दिन ब दिन नवाए वक्त का जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है कि लाखों कुर्बानी, वो कौन सी कुर्बानी दी हुई हैं, बताना मुझे। देखें जो लोग मरे हैं वो बंटवारे में मरे हैं, जब ट्रेनें आ रही थी और ट्रेनें जा रही थी, मुझे आप बताएं कहाँ पे लड़े हैं? 5-7 बंदे, 10-12-20 पाई, वो जो था क्या, वो जलियांवाला बाग है,
मेरा मतलब है मुझे बताया जाए कौन सी जंग आज़ादी हमने लड़ी है। वो अंग्रेज़ का तो जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट कर रहा था, वो डिसइंटीग्रेट कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो जी इन्होंने दे दो। हमने कौन सी जंग लड़ी उनके खिलाफ, ये समझ, ये कौन सी वो जो जंग है, वो जौन सी, वो जो ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, सिराजुद्दौला ने जंग लड़नी सी, क्या हो गया यार, खुदा का खौफ करें आप। झूठ। एक और बात है कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के बरसर इक़्तिदार तबके ने उनकी ब्रेन वॉशिंग की है। आप वो कहेंगे जनाब वो जो जंग हुई थी ना, जंग आज़ादी देखते नहीं, भी 14 अगस्त आया था, वो जनाब इंजॉय जाएगा फलान कर देने के, ऐसे हमने तराने, फिर तराने गान में मेहदी हसन सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर है, फजूल काम का झूठ। सर इस सिस्टम में, इस लीगल सिस्टम में आपको बिगेस्ट फ्लॉ कौन सा नज़र आता है? यार बहुत से फ्लॉज है, कानून के अंदर वैसे भी फ्लॉज हैं सब कुछ, लेकिन अगर प्रोसीजरली मुझसे पूछते हैं कि जस्टिस डिले क्यों होता है, एक खुदा की कसम सिर्फ एक शिक डालनी है कि भाई कोई केस एडजर्न नहीं होगा, कोई केस है, कितना ही पहलवान वकील 10-12 चले जाएंगे, जब कानून में लिखा जा चुका है कि अगर 17 तारीख को मुकदमा लगा है तो इसका फैसला होना पड़ेगा, भले वकील ये दोनों तरफ के आए हैं कि नहीं आए। मैं देखता हूँ किस तरह डिले होती है, वहाँ से यहाँ पे वो चले जाते हैं 10-12 वकील लेके, पहले वो वकील को गाली निकालते हैं, फिर वो जजों को भी निकालते हैं, फिर अपने अपने कमरे चले जाते हैं। आप लिख दें, कानून में लिख दें ना, आप कानून में लिख दें, एक जज को दें एडजर्नमेंट, मैं अगले दिन अगले अदालत में जाए कहूँगा जनाब इसने किस तरह कर दी, वो बेचारा क्या करे जज, वो बिस्ती कराए, 2 चपेड़ें खाए अपने आप। और ये एक आदमी जिम्मेदार है इसका, वो जिसका नाम है, वो काना नहीं था, वो इफ्तिखार चौधरी, जिसकी वो काना, जो आदमी फिजिकली डिफेक्टिव हो ना जी, वो बुरा पंजाबी में ये समझा जाता है। अगर आप अपने वाले साहब से पूछेंगे कोई लंगड़ा हो, एक लात हो, एक काक हो, ये सारा काम उसने किया। गिरेबानों से लोग, हाईकोर्ट के जजों को माँ बहन की लोगों ने गालियाँ निकाली हैं। मेरे रिश्तेदार हैं ये कोई जज, मैं जानता हूँ, मैं जानता ही किसी को नहीं, ना मेरे को वो जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ। लेकिन यार एक इदारा अगर बना लिया आपने तो उसकी इज़्ज़त करेंगे तो कुछ होगा, ले देखेंगे किस तरह होता है। और मैं इनको जानता हूँ, इनके जितने के पहलवान हैं मैं इनको जानता हूँ। वो सियालकोट के अंदर एक थानेदार से लड़े थे ना, तो उसने कहा मैं गाल ना कढ़ी, तो उन्हें फिर कड़ी 2 गुने मैं थले सुटता ले उन्हें कुछ कर लैन भैया दसो। ये फिर एडे सियाने सन, तो जाके 10 बंदे उन्हें मार आते जाके, एवं फजूल खाम खा 10, वैसे ही 10 बंदे अगर आप 3 जा रहे हैं, 10 बंदे आपको पकड़ लें तो ਤੁਹਾਡਾ कैमरा भी खोलें तो आप क्या कर लेंगे, तो फिर एवं खाम खा। सब पहलवान है यहाँ पे, कोई मैंने पहलवान से नीचे मिला कोई नहीं आज तक। और सर बिल्कुल लास्ट में अगर आप कोई मैसेज देना, सेकंड लास्ट बिल्कुल लास्ट नहीं, मैंने क्या, देखें मेरी बात सुने, आप बहैसियत वकील मेरे पास आए हैं, मैं वकीलों में वकील नहीं हूँ, तो मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ किसी को? नहीं, मैंने क्या मैसेज देना है वकीलों में ना सिर्फ लोगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए भी कोई नहीं, इसलिए कि देखें हमने लोगों को तालीम तो स्टेट ने दी नहीं, रियासत ने अपनी बेसिक ड्यूटी जो है परफॉर्म नहीं की, तो मैं लोगों को क्या कहूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ, रियासत को ही कह सकता हूँ कि भाई अगर पढ़ाओगे लिखाओगे, उनके हालात ठीक करोगे तो वोट भी वो बिल्कुल ध्यानदारी डालेंगे, अदरवाइज़ किसी को आप 500 रुपये देंगे वोट डाल देगा। मैं यहाँ के बाटी दरवाजे की एक इलेक्शन की बात बताता हूँ, पिछले बार लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो, हमारे एक दोस्त ने बनाया, उसके इतने नोट थे, मैं कहा कितने जानते हैं भाई, कहता जनाब 50 बंदे बेच आया। मैं कहा की बेच आया? कहता जनाब 2000 का वोट बेचा है उन्होंने, मैं 50 बंदे लैके जावाँगा, और वो लाख रुपये उसने ले लिया। ऐसी काम का, वैसे टाइयाँ लगा के यहाँ पर डेमोक्रेसी, यार ये मैं बताऊँ, मुझे किसी ने पूछा सबसे बुरा आदमी कौन था तारीख में, मैंने कहा जिसने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना आती, हर आदमी, हर मुआशरा, हर मुल्क अपने तजुर्बे से सीखता। ये किताब आ गई है एरन लास्की की, वहाँ से आप पढ़ लेते हैं, और जनाब आप भी बहुत बड़े, जब हम खुद हमने, हमारा कोई तजुर्बा है ही नहीं, उन लोगों ने कहा छोड़ो यार क्या है। सर आपके वक्त का बहुत वक्त मेरा